A very good morning to all of you. Again we discuss about the order. जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको ऑर्डर के बारे में बताया था, तो आपको ऑर्डर के बारे में क्या बताया था? इट इज़ सम ऑफ द पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रेज्ड। यानी कि जैसे मान लो 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे A कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स और B कितने हैं? 1। तो A की पावर ट्वाइस और B की पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि 3 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहीं पे आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे कि बेटे आपको बोला था कि आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, इनको देखेंगे ऑर्डर कैसे क्या है, और रेट लॉ आपको बताया था। इन क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी दे रखे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू इट। ओके, अब इसके आगे टॉपिक करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। इन केमिस्ट्री देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, मगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप डील कैसे करते हैं। 10th में हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। वो था रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है। मगर जब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इसी से रिलेटेड डील करना पड़ेगा। इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, then which type of reactions are there? There are 2 types of reactions are elementary reaction and the complex reaction and the molecularity reaction। देखो बेटे ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आपको शब्द सही होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। कॉम्प्लेक्स का नाम आते ही कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही है, यानी दोज रिएक्शन विच टेक्स मोर देन 1 स्टेप टू कंप्लीट द रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो तीसरा बताया मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। Whenever reaction takes place, they always takes place in molecular form। कभी भी ज़िंदगी में एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन नहीं होती बेटा, मॉलिकुलर फॉर्म में होता है। कोई तुमसे अगर पूछे फॉर एनी रिएक्शन मॉलिकुलैरिटी कैन बी ज़ीरो, तो बोला नो। अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं तो मॉलिकुलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, तो यू कैन गो थ्रू इट और आप समझ सकते हो। ओके, तो मैं जो लिखी हुई चीज़ है वो नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ गई बेटे, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप 1 मिनट से पहले उसका आंसर देने में एबल होगे। ठीक है, और आई होप द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट है रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। इसका मतलब समझो, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से होता है कि सर वेन एवर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, वेदर टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो सर ये बताओ कि हम रेट कैसे निकालेंगे। ओके, तो बेटे इसका सिंपल से याद रखना, फ्रीक्वेंट रिएक्शन का रेट निकालना इम्पॉसिबल होता है, बट if the reaction taking place in a slow step, then we can easily determine the rate with the help of slow step। अगर आपको कोई टीचर देता है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मान लो यहाँ पे दे रखा है द रिएक्शन H2O2 को डिकम्पोज किया तो बन गया H2O2। अब मैंने कैटलिस्ट लिया I नेगेटिव, क्या लिया कैटलिस्ट? I नेगेटिव लिया। तो देखो फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट। ये स्लो स्टेप जो है दैट विल हेल्प मी टू फाइंड द रेट, यानी कि मुझे सेकंड रिएक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि फास्ट है, तो मेरा जो भी रेट निकलेगा वो इसके डिपेंड करेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसका राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, तो देखो ध्यान से कि मैंने जो ये निशान लगाया ऊपर, यही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि स्लो स्टेप से आप रेट निकाल सकते हो, फास्ट स्टेप से कभी भी रेट नहीं निकाल सकते। हाँ, यहाँ पे एक गेम हो सकता है, एक ट्रिक हो सकता है, तो याद रखना। अब मैंने ऊपर वाले को बना दिया फास्ट, क्या बना दिया? फास्ट, और नीचे वाले को बना दिया स्लो, बना दिया। तो ये रेट रिएक्शन है, अब डिपेंड किस पे करेगा? नीचे वाले पे, यानी कि यहाँ पे H2O2 आएगा और
IO नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान मत भूलना कि ये एक लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि पेपर में एक नंबर के आते हैं कि अगर आपको रिएक्शन के आगे स्लो स्टेप दिया है या फास्ट स्टेप दिया है तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्लो स्टेप को आपने लेना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रूप में और उसको ही रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आपने दिखाना है। ओके, नेक्स्ट फॉलो करते हैं। अगला ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। बेटे वंस अगेन मैं सिखाना चाहता हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ज़ीरो ऑर्डर मीन्स एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड नन ऑफ रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उसमें कोई भी रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वी कॉल्ड एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वी कॉल्ड एज ज़ीरो ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि इंटीग्रेटेड एक चैप्टर होता है 12th में, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो ये वहाँ पे ड्राइव करके सिखाया गया कि रेट लॉ से आप कैसे ड्राइव कर ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना। और सेकेंडली थिंग्स नोटिस कि डेरिवेशन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट द फार्मूला इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज फार्मूले से बेस्ड न्यूमेरिकल है और उसकी अपनी प्रैक्टिस करनी है, मगर सीखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे -dr अपॉन dt k इंटू आर के ऊपर पावर n, ये तुम्हारा है रेट लॉ। अब रेट लॉ आपने लिखा, अगर आपने r की पावर के ऊपर ज़ीरो ऑर्डर लिख दिया तो r की पावर ज़ीरो तो मतलब 1, क्या हो गया बेटा 1। तो ये ध्यान से देखो कि मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे बन गया dr इक्वल टू -kdt। ओके, ये इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर आप जानते हो तो यहाँ पे क्या है r हो गया -kt। अब मैंने क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कर दिया। जब इंटीग्रेशन kt करोगे तो kt बनता है और प्लस i इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये देखो ध्यान से, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसी नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m आपका स्लोप है और y आपका c जो है आपका, जो आपका y है वो इंटरसेप्ट, यानी r आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका स्लोप है। ओके, तो इसे भूलना मत। तो अब मान लिया कि अब हमने क्या करा, टाइम को एज्यूम कर लिया ज़ीरो, कि टाइम ज़ीरो है। अब इसी वैल्यू को मैं इसे पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ तो देखो क्या बनता है I इक्वल टू आर नॉट, I इक्वल टू, अब इस वैल्यू को मैंने किस में पुट किया, इसमें पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी ऊपर इंटीग्रेटेड। तो इक्वेशन बन गई आपकी ये, इससे बन गया आपका K। तो आपको याद रखना है फार्मूला, क्या फार्मूला याद रखना है बेटे, कई कट क्रॉस जाते हैं तो आपको फार्मूला ये रखना है कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू आर नॉट माइनस में आर अपॉन में टी, और इसी के बेस पर न्यूमेरिकल आता है। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, देख लिया, आर नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्शन करने से पहले आपने कितना अमाउंट लिया और ये है कितना बच गया। ओके, अब बताओ अगर तुम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हो, हाफ लाइफ के बारे में, तो हाफ लाइफ मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जितनी भी ली वो आधी रह गई, जैसे कि 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5, यानी इसे हम कहते हैं 50%, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। तो अब देखो ध्यान से देखो इसको, तो मैंने क्या करा यहीं पे देखो, टी क्या है हाफ, आर क्या है, अगर 100 मानते हो तो आर नॉट कितना है उसका आधा, और यही वैल्यू मैंने पुट कर दी और इक्वेशन बन गई टी हाफ इक्वल टू, ये इक्वेशन ड्राइव कर ली वैल्यू पुट करके, ये आपका बन गया हाफ लाइफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर। इस तरीके से बेटे कभी भी फार्मूला जब पढ़ते हैं ना, फार्मूले को फार्मूला में देखो, इट इज़ जस्ट ए रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन क्या है, टी हाफ जो है डायरेक्टली किसके, आर नॉट, यानी कि हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर का
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे टोटली डिपेंड रहता है। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। स्लोली करते हैं जिससे आपको फॉलो करने में आसानी रहेगी, और दैट इज़ योर टास्क। इसके आगे भी है फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप घबराइएगा मत, ये भी मैं कराऊंगा। बट जब एक बार तो याद रखना कि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से डिराइव करना है। डेरिवेशन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द CBSE, बट न्यूमेरिकल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के तैयारी करोगे एंड अपने प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलते हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको आसान लगेगा। और आई थिंक इट विल बेस्ट फॉर यू एंड टेक ए केयर। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।